अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रखेल पार्ट 6। ख़ावर शेख भी मुसलसल उल्टे कदम लेते हुए पीछे को हट रहा था। तनाविश का खौफज़दा चेहरा अब पुरसुकून हो गया था। कबीर दादा की मौजूदगी में हर खौफ और डर इसके दिल से रुखसत हो जाया करता था। अपने मुतालिक कबीर दादा की तल्ख बातें भी इसे खफा नहीं कर सकी थी। कमरे में दाखिल होते वक्त कबीर दादा के चेहरे पर छाई वहशत भरे असरात इसे ये बावर कराने के लिए काफ़ी थे कि वो कितना परेशान था। और फिर तनाविश को खैरियत से देखते ही इसके चेहरे पर झलकने वाला सुकून भी इस बात का मज़हर था कि वो इसे कितनी अहमियत देता है। इसका बेजारी और बेतौजही ज़ाहिर करना यकीनन खुद को तसल्ली देने के लिए था। जो ही ख़ावर शेख की पीठ उखबी दीवार से टकराई, वो धमकी आमेज़ लहजे में बोला, कबीर दादा, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप ना रुके तो मैं इस लड़की की गर्दन तोड़ दूंगा। अगर मुझे मरना है तो जिंदा ये भी नहीं रहेगी। कबीर दादा 1.5-2 गज दूर रुकते हुए बोला, ख़ावर शेख, अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो इसकी जगह रात गुजारने के लिए अब्दुल्ला शेख की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बेटी को लेना पड़ेगा। अब ये ना कहना कि तुम इस लड़की को नहीं जानते, आखिर बहन है वो तुम्हारी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हज़ियानी अंदाज में कहते हुए उसने तनाविश को एक जानिब ढकेला और चीखते हुए कबीर दादा पर हमला कर दिया। अपने सर को चंद इंच हरकत देकर कबीर दादा ने इसका मुक्का खता किया और इससे पहले कि ख़ावर शेख का हाथ वापस पहुंचता, कबीर दादा ने दाएं हाथ से इसकी कलाई थाम ली थी। इसने बायां हाथ ख़ावर शेख की कोहनी पर इस अंदाज में रसीद किया कि बेसाख्ता वो उल्टा घूम गया था। अपना बायां हाथ भी इसकी कलाई पर मुंतकिल करते हुए कबीर दादा ने एक पाँव उठाकर ख़ावर शेख की कमर पर रखा। अपने पाँव से उसे आगे ढकेलते हुए उसने दोनों हाथों से उसके मरोड़े हुए बाजू को पीछे खींचा। कटाक की आवाज़ से ख़ावर शेख की कोहनी का जोड़ टूट गया था। उसके होठों से दिलखराश चीख बुलंद हुई। वो घुटनों के बल नीचे गिरा। उसका जिस्म राशे के मरीज़ की तरह काँपने लग गया था। कबीर दादा इसकी तरफ बढ़ा। वो खौफज़दा और सहमी हुई नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे माफ़ कर दो कबीर दादा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी गड़गड़ाने और तड़पने से बेपरवाह कबीर दादा ने करीब पहुंचकर एक हाथ से उसकी थोड़ी के नीचे और दूसरा हाथ सर पर रखते हुए कहा, मैं गलती दोहराने का मौका नहीं देता। इसके साथ ही इसने मखसूस अंदाज में झटका दिया। कटाक की एक दूसरी आवाज़ बुलंद हुई, लेकिन इस मर्तबा ख़ावर शेख चीख नहीं पाया था। औंधे मुँह दबीज़ कालीन पर गिरते हुए वो हाथ पांव झटकने लगा। वो एक मासूम और बेबस लड़की की चीखें सुनने का मंसूबा बनाए हुए था। हवा की बेटी को अजियत देकर वो खुद महफूज करने का सोचे हुए था और तकदीर इस जालिम पर खंदाजन थी। कबीर दादा तनाविश की तरफ मुड़ा। वो भागकर इसकी करीब आई और यूं वारफ्तगी से लिपटी, गोया बरसों की शनासाही से तो हो। इतनी देर लगा दी, उसने लाड़ भरे अंदाज में शिकवा किया था। कबीर दादा के चारों मुहाफिज ये मंजर देखते ही फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गए थे। उसके यूं बेसाख्तगी से लिपटने पर कबीर दादा शिजदा सा रह गया था। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो तनाविश इस बेबाकी का मुजाहरा करेगी। उसने तनाविश की जसारत पर गुस्सा करने का सोचा, उसे झिड़कने का इरादा किया, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया था। तनाविश के मुलायम और नर्म नाजुक वजूद ने उसे सुन कर दिया था। तनाविश के बदन की खुशबू इसके हवास को मुख्तहिल करने लगी। काफ़ी कोशिश करके उसने अपनी ज़बान को बोलने पर आमादा किया, तुम्हें यूँ किसी के साथ नहीं चले जाना चाहिए था। मुझे अगर ज़रा सी भी उम्मीद होती कि आप खुद मुझे लेने आएंगे तो शायद क़यामत तक इंतज़ार में बैठी रहती। और फिर मुझे ये भी गुमान था कि आपकी बीवी की तरफ कोई गलीज़ हाथ नहीं बढ़ा पाएगा। इसके मौखरल ज़िक्र फ़िक्रे पर कबीर दादा को सबकी का एहसास हुआ। इसे बमुश्किल खुद से अलहदा करते हुए वो धीरे से बोला, मेरा भी यही गुमान है, मगर कुछ लोगों को समझ में ये बात इतनी जल्दी नहीं आती और मेरा समझाने का तरीका ऐसा है कि वो समझ तो जाते हैं मगर मुस्तकबिल में इस पर अमल करने के लिए काबिल नहीं रहते। तनाविश खिलखिलाकर हंसी, अब मुझे भी इस तरीके से समझाना ना शुरू कर देना। कबीर दादा ने बेसाख्ता उमड़ पड़ने वाली मुस्कुराहट को होठ भींच कर रोका और संजीदा लहजे में बोला,
चलना चाहिए। हाँ चले, मगर याद रहे इत्तेफाक से आपने मेरा चेहरा तो देख लिया है, मुंह दिखाई माफ़ नहीं करूँगी। निकाह पढ़वाने का मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम्हारे चोचले उठाना शुरू कर दूँ। अपनी हैसियत पहचान कर बात किया करो, खुश लहजे में कहते हुए बाहर की तरफ चल दिया। तनाविश के होठों से खुशी उभरी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। अपनी हैसियत उसे याद थी। उसने खुद कबीरदादा को यही दावत दी थी कि वो सिर्फ निकाह पढ़वा ले, इसके बाद वो बेशक उसे रखेल समझ कर रखे और रखेल ही सा सलूक करे। इस वक्त कबीरदादा ने इससे ये भी पूछा था कि वो अपनी बातों से फिरेगी तो नहीं, और उसने एतमाद भरे लहजे में कहा था कि वो अपने कहे से 1 इंच भी नहीं हटेगी। इस वादे वईद की बात तनाविश का एक बीवी के हुकूक के लिए इसरार करना किसी तरह भी नहीं जचता था। यूँ भी कबीरदादा के चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखकर उसने उम्मीद का दामन दराज किया था, लेकिन कबीरदादा ने उसे ये बावर कराने में 1 मिनट की भी देर नहीं की थी कि उसका परेशानी जाहिर करना इसकी मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अय्याशी की वजह से था। वो तनाविश को अपनी मिल्कियत समझ रहा था, और औरत चाहे बीवी हो या रखेल, इसमें हिस्सादार बनाना मर्द की फितरत में शामिल नहीं होता। तनाविश उसकी मिल्कियत थी, और अपनी मिल्कियत पर वो कैसे किसी दूसरे का तसर्रुफ को बर्दाश्त कर सकता था। एक मुहाफिज ने कबीरदादा के लिए अकबी दरवाज़ा खोला हुआ था। उसके बैठने तक तनाविश दूसरी जानिब से घूमकर इसके साथ ही बैठ गई। रास्ते में कबीरदादा संजीदा चेहरा लिए बैठा रहा। तनाविश ने भी कुछ बोलने की कोशिश नहीं की थी। कबीरदादा की तल्ख बात इससे अभी तक हजम नहीं हो पा रही थी, लेकिन घर पहुंचने तक वो खुद को संभाल चुकी थी। फिलहाल कबीरदादा के नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन कोशिश से वो इसके दिल में जगह बना सकती थी। न जाने क्यों इसका दिल कबीरदादा के दिल में जगह बनाने का ख्वाह था, और वो इससे अलहदा होने पर खुद को आमादा नहीं कर पा रही थी। घर पहुंचते ही कबीरदादा नीचे उतरकर तेज़ कदमों से अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। तनाउश एक मरतबा पहले वहां आ चुकी थी। उसे ख्वाबगाह का रास्ता मालूम था, और किसी से रहनुमाई लिए बगैर वो आसानी से वहां पहुंच सकती थी। इसके बावजूद कबीरदादा की हरकत पर वो दिल महसूस करके रह गई थी। नवीली दुल्हन को इतना तो हक बनता था कि उसे अपने साथ चलाकर ले जाया जाता। फ्रंट सीट पर बैठे हुए अजीम को देखकर भी वो मुस्कुरा नहीं सकी थी। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ उसे देखते हुए वो हंसी नहीं रोक पा रही थी कि तनाविश की वजह से उसे कबीरदादा के भरपूर थप्पड़ का सामना करना पड़ा था। अब शायद अजीम के हंसने की बारी थी। बुझे दिल से कार से उतरकर वो बोझल कदमों के साथ ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। ख्वाबगाह में घुसते ही उसे कबीरदादा मुनक्कश दरवाजे वाली एक अलमारी के सामने खड़ा नजर आया। अलमारी से कोई चीज़ निकालकर वो पीछे मुड़ा। इसके हाथ में सुनहरी सयाल वाली 2 बोतलें थीं। देखते ही तनाविश समझ गई थी वो किसी गलीज़ मशरूब से शगल शुरू करने वाला है, लेकिन वो जैसा भी था अब उसका शौहर था, और वो जिन हालात में वहाँ पहुँची थी उसके बाद अपने शौहर की किसी बात पर नाक भौं चढ़ाना मुनासिब नहीं था। वो खुद ही तमाम कश्तियाँ जलाने पर आमादा हुई थी। निकाह से पहले ही उसने अपने तमाम हुकूक कबीरदादा को माफ़ कर दिए थे, तो अब कोई वावेला करना इसे जचता नहीं था। इसके साथ वो ये भी जानती थी कि कबीरदादा के नज़दीक इसकी अहमियत एक लजीज पकवान जितनी ही थी कि पेट भरने के बाद जिसे नज़र भर देखा भी नहीं जाता। कबीरदादा ने सोफे पर बैठकर शीशे का नफीस गिलास भरा और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। इस पर से नज़रें हटाकर वो सबक कदमों से चलती हुई जहाज़ी साइड बेड के किनारे पर टिक गई। इसके साथ ही वो पुरतईश ख्वाबगाह का जायज़ा लेने लगी। फर्श पर गहरे भूरे रंग का दबीज़ कालीन बिछा हुआ था। जहाज़ी साइज बेड के पाँव की तरफ की दीवार पर एक बड़ी LED लगी हुई थी। इसके साथ वाली दीवार में ड्रेसिंग रूम और आगे गुस्लखाने का दरवाज़ा था। दूसरी 2 दीवारों पर जंगल के बादशाह की 2 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स आयज़ा थी। छत में खूबसूरत सीलिंग की गई थी, और एक तरतीब से 10-12 एनर्जी सेवर नस्ब थे। इनके जलने से खूब तेज़ रोशनी फैली हुई थी। बेड के दाएं जानिब 5 स्टार सोफ़ा सेट रखा हुआ था। सोफ़ा सेट के सामने शीशे की खूबसूरत मेज़ रखी थी, जबकि जवानिब में शीशे की तिपाहियाँ पड़ी थी। छत से पंखे लटके हुए नज़र आ रहे थे। उसके बजाय एक दीवार में लगा हुआ AC ऐलान कर रहा था कि मकीन को पंखों की कोई ज़रूरत नहीं है।
एक कोने में दरमियाना सा फ्रिज भी रखा हुआ था। कमरे को एक नज़र देखने वाला भी आसानी से अंदाज़ा कर सकता था कि घर का मालिक कितना दौलतमंद है। इस ख्वाबगाह को देखते हुए तनाविश की निगाहों में अपने घर के कमरे का मंजर उभरा। बान की चारपाई पर बिछी मुनक्किश चादर जो ज़्यादा धुलाई से अपने असल रंग गुम कर चुकी थी, लकड़ी के एक पुरानी सी मेज़ जिसका ना होने से कई गुना बेहतर था, छत से लटकता हुआ पुराना पंखा जो हवा से ज़्यादा आवाज़ें देता था और लोड शेडिंग की मेहरबानी से उन्हें वो आवाज़ें कम ही सुनने को मिला करती थी। गिर्द खत्म करने के लिए हर दूसरे दिन कच्चे फर्श पर पोछा फेरना पड़ता था। इमारत और गुर्बत का तज़ाद दिखाने के लिए दो तस्वीरें खींची जाती तो इसके लिए कबीरदादा की ख्वाबगाह के मुकाबिल इनका कमरा गुर्बत की मुकम्मल तस्वीर पेश करता था। तुम्हें अपना वादा याद है ना? एक के बाद दिगरे 3 गिलास हलक में उंडेल कर वो चौथे गिलास से हल्की हल्की चुस्कियाँ लेते हुए तनाविश को मुखातिब हुआ। इसके एकदम पुकारने पर वो हड़बड़ा गई थी। जी, कौन सा वादा? यही कि मैं निकाह पढ़वा लूँ और उसके बाद तुम कोई मुतालबा पेश नहीं करोगी, बल्कि रखेल की तरह मेरे पास रहोगी। कबीरदादा की तरफ ज़ख्मी नज़रों से देखते हुए मुस्तफसिर सी हुई। बीवी और रखेल में क्या फ़र्क होता है? मैं नहीं जानता कि क्या फ़र्क होता है और ना जानने की ख्वाहिश है। अलबत्ता तुम ये जान लो कि यहाँ जितने दिन रहना है अपनी हैसियत और जगह को पहचान कर रहना है। आज मेरे मुहाफिजों के सामने तुम पर रोमांस का जो भूत सवार हुआ था, आइंदा ऐसी कोई हरकत ना देखूं। तराविश के होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने शौक लहजे में पूछा, ये रोमांस वाली शर्त कमरे से बाहर तक ही महदूद रहेगी ना, या कमरे में भी यही कानून लागू रहेगा? कबीरदादा ने उसे गुस्से भरी नज़रों से घूरा, मगर वो निगाहें चुराए बगैर उसकी जानिब मुतवज्जा रही। यकीनन तुम यहाँ पर अपना क़याम मुख्तसर करना चाहती हो। वो इत्मीनान से बोली, बात तवील और मुख्तसर क़याम की नहीं है। बस ये याद रहे कि जितने दिन यहाँ रखोगे अपने किसी काम से मना करने की कोशिश ना करना। ख्वाबगाह से बाहर आप मुझे रखेल का नाम देते हैं, दाश्ता कहकर मेरा तारुफ करवाते हैं, या इससे भी ज़्यादा किसी गलीज़ लक़ब से पुकारते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस ख्वाबगाह में अपना तसर्रुफ़ चाहती हूँ और यहाँ मुझे बीवी के हुकूक मैसर रहने चाहिए और बस। तुम इस किस्म की कोई शर्त मनवाने की मिजाज नहीं हो। ये शर्त नहीं, मेरा हक है। यकीनन एक रखेल इतना हक तो रखती है कि एक कमरा इसके तसर्रुफ़ में रहे। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ी। अब रात काफ़ी हो गई है, मेरा ख्याल है आराम करना चाहिए। उसके सामने कालीन पर बैठकर वो उसके बूटों के तस्मे खोलने लगी। ये क्या कर रही हो? उसने अपने पाँव पीछे समेटा। इसके दोनों पाँव वो अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बोली, कहा है ना मुझे अपने किसी काम से रोकने की कोशिश मत करना। यहाँ जितने दिन रहूँगी आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। यूँ भी यहाँ पर आपका कोई मुहाफिज नहीं देख रहा। कबीरदादा सोफ़े की पुश्त से टेक लगाता हुआ बोला, बेवकूफ़ लड़की, ऐसी कोशिशों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा नाम तनाविश कबीर है। अगर आप प्यार से चंदा, गुड़िया, जानू वगैरह कहकर बुलाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर ये लड़की वगैरह बिल्कुल नहीं चलेगा। शौक़ी भरे लहजे में कहते हुए वो इसके बूट उतारने लगी। कबीरदादा अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाकर रह गया था। वो उल्टी खोपड़ी की लड़की ना तो इसके गुस्से को खातिर में ला रही थी और ना इसके समझाने का कोई असर हो रहा था। अब इसका एक ही हल कबीरदादा की समझ में आ रहा था कि जल्द से जल्द इसे तलाक देकर रुखसत कर देता। इसकी जराबें उतारते हुए तनाविश ने मुँह बनाया। शायद हफ्ता भर से ये जराबें पहनी हुई है। अगर पसीने की बू इतनी ही बुरी लग रही है तो मेरी जुराबों को हाथ ना लगाती। किसी ने मन्नत तो नहीं की थी? कबीर का लहजा खुफगी का अंसर लिए हुए था। वो वारफ्तगी से बोली, ऐसा मैंने कब कहा कि आपके पसीने की बू मुझे बुरी लगती है? मैंने तो फ़कत जुराबों के मैला होने की निशानदेही की है। बात को गलत सिमत मोड़ने की कोशिश ना करे, समझे? ये कहकर वो उसके बूट और जुराबें उठाकर रैक की तरफ बढ़ गई। जूतों को रैक में रखकर इसने बेड के साथ पड़ी हवाई चप्पल उठाई और उसके पाँव के पास लाकर रख दी। उसके साथ ही वो सोफ़े पर बैठकर इसकी टाई की ग्रह ढीली करने लगी। कबीरदादा को इस किस्म की खिदमतें लेने की आदत नहीं थी, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। टाई उसके गले से निकालकर तनाविश इसकी कमीज़ के बटन खोलने लगी। कबीर ने मुंह बनाया, ये बटन मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर भी खोल सकता हूँ। वो शरारती लहजे में बोली, हाँ, मगर इस पर वक्त सर्फ होगा
और जब मेरे जैसी प्यारी बीवी मौजूद हो तो आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। उसकी कमीज़ के बटन खोलकर तनाउश ने इसके हाथ से ग्लास लेने की कोशिश करते हुए कहा, बस करें, इतना अच्छा मशरूब भी नहीं है कि आप 2 बोतलें मादे में उंडेल लें। इस मर्तबा कबीरदादा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका था। एक हाथ से तनाविश का बाजू पकड़कर उसे धक्का देकर दूर फेंकते हुए बोला, तुम हद से बढ़ रही हो। दबीस कालीन की वजह से तनाविश को चोट तो नहीं लगी, अलबत्ता तौहीन के एहसास से उसकी आंखों में नमी उभर आई थी। लेकिन जब वो बोली तो उसके लहजे में खुफ्त या शर्मिंदगी का कोई अंसर मौजूद नहीं था। अच्छा, आप जल्दी जल्दी ये गिलास खाली करें, मैं स्लीपिंग सूट लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कबीरदादा उसे हैरानी भरी नज़रों से घूरता रह गया था। अपने रवैये पर इसके दिल में हल्की हल्की सी निदामत उभरी थी, मगर वो निदामत दिल ही दिल में मकीद रही। उसका असर उसने चेहरे पर नहीं आने दिया था। वो ढूंढ कर इसका स्लीपिंग सूट ले आई। अब मैं यही लिबास तब्दील करना शुरू कर दूं? कबीरदादा ने बज़ाहिर तंज़िया लहजे में पूछा था। वो बेबाकी से बोली, तो यहाँ मेरे अलावा और कौन मौजूद है जिससे आपको शर्माने की ज़रूरत पड़ेगी? और मैं तो आपकी बीवी हूँ ना। मेरा मतलब, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी कोई कल सीधी नहीं है। इसके हाथ से स्लीपिंग सूट झपट कर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। इसके लड़खड़ाते कदम ऐलान कर रहे थे कि 2 बोतलें शराब की अपने मादे में उंडेल चुका है। इसके बाहर निकलने पर तनाविश अंदर घुस गई। अपना उतारा हुआ सूट उसने नीचे कालीन ही पर फेंक दिया था। शायद ऐसा इसने तनाविश की खिदमत पर बज़िद होने की वजह से किया था, या इसकी आदत ही यही थी। सूट को हैंगर में डालकर इसने अलमारी में लटकाया और बाहर निकल आई। शराब की दोनों खाली बोतलें उठाकर उसने कचरादान में डाली और गिलास उठाकर धोने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मालूम ही नहीं हो रहा था कि वो पहली रात की दुल्हन है। कबीरदादा बेड पर लेट गया था। ग्लास को मेज़ पर रखकर वो इसके करीब बैठते हुए पूछने लगी, सुबह किस वक्त जागते हो? तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मुलाजमा को मेरे सोने जागने के औकात मालूम है। सुबह 6 बजे जगा दूँ? इसकी बेजारी को नज़रअंदाज करते हुए तनाउश ने मासूमियत से पूछा। वो जज करते वो बोला, 10 बजे से 1 मिनट पहले मुझे हिलाया तो गर्दन दबा दूंगा। तनाउश खिलखिलाकर हंसी। यही बात आप शराफत से पहले ही बता देते। खैर, नाश्ते में क्या लेंगे? इसकी मुतरन्नुम हंसी कबीरदादा को बहुत भली महसूस हुई थी, मगर वो अपनी दिली किफ़ायत पर बेजारी का पर्दा डालते हुए कहने लगा, जो नाश्ता बनाता है उसे सब मालूम है। तुम्हें बावर्चन बनने की कोई ज़रूरत नहीं। कह दिया है ना, जब तक मैं यहाँ हूँ आप अपने सारे खिदमतगारों को भूल जाइए। आपके सभी काम करने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ मुझे है। अलबत्ता आपको बताने में हर्ज हो रहा है तो कोई बात नहीं, सुबह मुलाजमों से पूछ लूँगी। ये कहते हुए वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। वो इसे मना किए बगैर खुश्क लहजे में गोया हुआ, जानती हो, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार और बेफ़ायदा है। फजूल में अपनी तवानाइयाँ ज़ाय कर रही हो। तुम्हारी यहाँ आमद का मकसद मुझे भी मालूम है, तुम्हें भी भूला नहीं होगा। और अगर याद नहीं है तो याद दहानी करा देता हूँ कि तुम खूबसूरत, पुरकशिश और जाजिब नज़र जिस्म की मालिक हो, इसलिए कबीरदादा की ख्वाबगाह में नज़र आ रही हो। इसका ये मतलब भी ना लेना कि कबीरदादा को खूबसूरत लड़कियों की कमी है। तुमने खुद ऑफ़र की और तरस खाते हुए मैंने मंजूर कर ली। इसलिए जो 3 दिन यहाँ गुजारने हैं आराम से गुजारो, इसके बाद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तनाविश के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके बालों में उंगलियां फेरने का अमल जारी रखते हुए वो आहिस्ता से बोली, ये सारी बातें मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपकी वजह से मुझे किस अजाब से छुटकारा नसीब हुआ है। और फिर मेरे गरीब खाने पर आपने बज़ात खुद आकर जो मेरा मान बढ़ाया है, इस एहसान का बदला तो मैं कभी नहीं चुका सकती। बाकी रहा आपकी खिदमत करने का मसला, तो ये आपको मुतासिर करने के लिए नहीं है। हर मशरकी बीवी अपने शौहर की खिदमत खुशदिली से करती है, इसलिए मैं जब तक यहाँ हूँ आपके चाहने ना चाहने के बावजूद खिदमत करती रहूँगी, और जब अलहदा करेंगे तो खामोशी से चली जाऊँगी, ये सोचकर कि बस अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं रही। तुम्हें समझाना ही फजूल है। कबीरदादा ने बेड साइड पर लगा तेज़ रोशनी का बटन बंद करके ज़ीरो बल्ब जला दिया। सुबह नहाकर तनाउश ने वही कपड़े दोबारा पहन लिए थे कि घर से वो एक जोड़ा ही लेकर आई थी। ख्वाबगाह और फिर ड्राइंग रूम में
जायनमाज ढूंढने की नाकाम कोशिश के बाद वो बाहर लॉन में निकल आई। नर्म मुलायम घास पर नमाज पढ़ते हुए उसे अजीब सी फरहत का एहसास हुआ था। नमाज पढ़कर वो काफ़ी देर हाथ उठाए अपने रब से हम कलाम रही। न जाने वो इस बेनियाज दाता से क्या क्या मांगती रही कि जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है। दुआ मांग कर वो नंगे पाँव घास पर टहलने लगी। शेर के मुजस्समे के गिर्द उड़ता फव्वारों का पानी बहुत भला महसूस हो रहा था। वो फव्वारे के गिर्द घूमती रही। दाखिली दरवाजे पर 2 मिसलाह चौकीदार मौजूद थे, जबकि अंदरूनी इमारत के दोनों कोनों पर भी दो आदमी अपने हथियार गोद में रखकर कुर्सी पर बैठे थे। तमाम की नज़रें तनावुश की जानिब ही निगरान थी। इसे नमाज पढ़ते देखकर इनके होठों पर मुस्कुराहट खिलने लगी। दस्तगीर भाई, ये मुल्लानी कबीरदादा कहाँ से पकड़ लाया है? एक चौकीदार दबे लहजे में दूसरे को मुखातिब हुआ। दस्तगीर ने दांत निकालते हुए कहा, जानते हो, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और जब मर्द पर बुरा वक्त आता है तो वो किसी औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कबीरदादा इस बालिश भर की छोकरी की मोहब्बत में मुब्तला हो गया है? दस्तगीर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, नियाज भाई, कहने वाले तो यही कह रहे हैं। कौन कह रहा है? नियाज मुस्तफसर सा बोला। रात को इम्तियाज़ की ज़बानी जो तफसील मालूम हुई, इस मुताबिक तो यही लगता है कि कबीरदादा इस लड़की पर बुरी तरह फरिफ्ता है। इस लड़की की खातिर उसने इखलाक हुसैन शाह जैसे आदमी पर हाथ उठाया है और शाहजी के ख़ास आदमी खावर शेख को मौत के घाट उतार दिया है। बल्कि कल असर के वक्त इसने खावर शेख के छोटे भाई को भी इस लड़की के हाथों मरवा दिया। इम्तियाज़ इसका नाम दिलावर शेख बता रहा था, और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस लड़की को आते जाते छेड़ता था। नियाज ने हैरानी से पूछा, इसने एक मर्द को कत्ल कर दिया? हाँ, दिलावर शेख ने इसके भाई को कत्ल किया था। उसने माँ के साथ मिलकर बदला ले लिया, और दिलावर शेख तो इसलिए भी चूना कर सका कि वहाँ कबीरदादा मौजूद था। नियाज समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, वैसे कबीरदादा को ये कहाँ पर मिली? 2 दिन पहले दिन के चौकीदार रहमत खान की ड्यूटी में आई थी। खुद को कबीरदादा की दोस्त बता रही थी। नियाज बोला, ताल्लुक के बाद मिलने आई होगी ना। मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों की आँख कहाँ लड़ी है, और क्या इस बेवकूफ़ को मालूम नहीं कि कबीरदादा किस बला का नाम है? छोड़ो नियाज भाई, खुद ही भुगतेगी। कबीरदादा 2-3 दिन से ज़्यादा किसी लड़की को करीब नहीं रखता। याद नहीं, जलवा जैसी अदाकारा को उसने 3-4 दिन बाद ठेंगा दिखा दिया था। ये तो बेवकूफ़ सी घरेलू लड़की नज़र आती है। यूँ भी कबीरदादा जैसे शराबी गुंडे की कुर्बत में किसी नमाजी रोज़दार का क्या काम? तनावुश इनकी बातों से बेखबर घास पर टहलती रही। नंगे पाँव घास पर घूमना उसे बहुत अच्छा लगता था। पहले वो कभी कभार स्कूल के लॉन में घास पर टहल लेती थी, मगर स्कूल की घास के मुकाबले ये बहुत आला किस्म की घास थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो रेशम पर चल रही हो। तुलुए आफताब के वक्त वो चप्पल पहनकर अंदर की तरफ बढ़ गई। घर में वो सुबह सवेरे नाश्ते की आदी थी। रात की बासी रोटी तवे पर गरम करके वो चाय के साथ खा लिया करती। इसके बाद वो कॉलेज जाने की तैयारी में लग जाती, और माँ इसके लिए दोपहर का खाना तैयार करने लगती। अब इसे कॉलेज तो नहीं जाना था, मगर भूख तो महसूस हो रही थी। किचन का दरवाज़ा खाने के कमरे से मुल्हिक था। लंबी चौड़ी खाने की मेज़ को देखकर लगता ही नहीं था कि इस पर अकेला कबीरदादा बैठकर खाना खाता होगा। इसके जहन में ख्याल आया, शायद यह मेहमानों की आमद रहती है और इसी वजह से कबीरदादा को इतनी बड़ी मेज़ लगवाना पड़ी। खाने के कमरे की तरह बावर्ची खाना भी बहुत बड़ा था। एक छोड़ो 2-2 फ्रिज वहाँ मौजूद थे। मुलाजमा अभी तक नहीं पहुँची थी कि वो कबीरदादा के जागने के औकात से वाकिफ़ थी। बाकी मुलाजमों के लिए यकीनन मुलाजमों के क्वार्टर्स ही में नाश्ता बनता होगा। लॉन में टहलते हुए उसे कोठी के अकबी जानिब क्वार्टर नुमा कमरों की झलक नज़र आई थी। अव्वल वो मुलाजमीन की रिहाइश की खातिर ही इस्तेमाल होते थे। खासा माँ के जागने का इंतज़ार किए बगैर वो बावर्ची खाने में घुस गई। एक कोने में बने हुए सिंक के साथ काफ़ी गंदे बर्तन पड़े थे। ऐसे गंदे बर्तन देखकर इसे सख्त कोफ्त आई थी। चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाकर वो बर्तन धोने लग गई। बर्तन साफ करने के साथ साथ वो चाय भी बना चुकी थी। अभी पराठा बनाने के लिए वो आटा गूंदने का सोच ही रही थी कि एक अधेड़ उम्र खातून अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर वो हैरान रह गई।
उसने छूटते ही पूछा, जी आप कौन? वो फ़लसफ़ियाना लहजे में बोली, फ़िलहाल तो इस घर की मालकिन कह सकती हो। वो मानी ख़ेज़ लहजे में बोली, इस घर की मालकिन तो शायद कभी पैदा ना हो, आपके शायद साहब की नशे में की गई गुफ्तगू से कोई गलतफ़हमी हो गई होगी। वो फ़ौरन सफाई देते हुए बोली, खाला आपको इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कल मेरा और कबीर अली ख़ान का निकाह हो चुका है। क्या आपको मेरे कपड़ों से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं पहली रात की दुल्हन हूँ? वो बेपरवाही से बोली, आप खाने की मेज़ पर तशरीफ़ रखें, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। बाकी रोज़ाना नए नकुर और कीमती लिबास वाली ही नज़र आती है। आज तक कोई फटे पुराने लिबास में तो नज़र नहीं आई कि आपको अनोखा समझूं। तनाविश को सख्त किस्म की तौहीन का एहसास हो रहा था, मगर झगड़ तो नहीं सकती थी कि वो इसे कबीर दादा की दुल्हन समझे। यूँ भी एक मुलाजिमा से इस बात पर झगड़ना कि वो इसे कबीर दादा की बीवी समझे खासा अजीब था। वो चुपके से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद मुलाजिमा इसके लिए नाश्ता ले आई। जूस, सेब, डबल रोटी, जैम, मक्खन, अंडे और जाने क्या क्या लवाजमात वो ट्रॉली में भर लाई थी। नाश्ता शुरू करने से पहले उसने पूछा, खाला साहब नाश्ते में क्या लेते हैं? वो भी यही कुछ लेते हैं बीबी जी, बस मिकदार कुछ ज़्यादा होती है। शुक्रिया खाला, आज से उनका नाश्ता मैं खुद ले जाया करूँगी, बस आप मेरी रहनुमाई कर दिया करना। क्या फ़ायदा बीबी जी, आज आपने यूँ भी वापस चले जाना है? वो पुरज़म लहजे में बोली, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। मुलाजिमा ने मुँह बनाया, यहाँ आने वाली हर दूसरी लड़की यही कहती है। आइंदा बोलते वक्त कुछ सोचने की जहमत कर लेना, मैं कोई बाजारी लड़की नहीं, कबीर अली ख़ान की बीवी हूँ। बीबी जी आप तो खफा होने लगी, मेरा मतलब ये था कि वो कतई कलामी करते हुए सख्त लहजे में बोली, छोड़े मतलब और जाए बावर्ची खाने की सफाई करे। आज तो गंदे बर्तन मैंने धो लिए थे, लेकिन इसके बाद मुझे बावर्ची खाने में गंदा बर्तन नज़र नहीं आना चाहिए। ख्वामखा रोब झाड़ने की ज़रूरत नहीं है बीबी जी, मैं साहब की मुलाजिमा हूँ, आपकी नहीं। ये कहते हुए बड़बड़ाते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। एक रात के लिए आती है और मालकिन की तरह हुक्म जमाने लगती है। इसकी बुलंद खुद कलामी तनाविश के कानों तक पहुँच गई थी, मगर उसे बर्दाश्त करना पड़ा। गोया वो एक रात वाली दुल्हन नहीं थी और ना इसका कबीर से ताल्लुक़ शरीयत के दायरे से बाहर था, मगर हकीकत तो यही थी कि इसका क़याम भी आर्जी ही था। सर झटक कर वो तल्ख़ सोचों को दूर करने की कोशिश करते हुए नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गई। नाश्ता करते हुए भी इसकी सोचें इसी मसले में सरगर्दा रहीं। कबीर दादा को जिस्म जाँ का मालिक मानने के बाद वो इससे दूर नहीं रहना चाहती थी। वो कोई ऐसा तरीका सोच रही थी कि कबीर दादा सिर्फ उसी का बनकर रह जाता, मगर ये बैल किसी तरह मुंडे चढ़ते दिखाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता इतना वो जानती थी कि कोशिश करने वाले ही हुसूल की लज्जत चखते हैं, जबकि हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले बस मुकद्दर को कोसते रहते हैं। दिलावर शेख से जान छुड़ाने के लिए अगर वो हाथ पैर ना हिलाती तो कभी भी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाती। अब कबीर दादा के मामले में भी वो इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। नाश्ता करके वो काफ़ी देर वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि मुलाजमा बर्तन समेटने पहुँच गई। तनाविश के दिमाग से अब तक इसकी तल्ख़ बात महू नहीं हुई थी। खाला बात सुनो। वो जूं ही बर्तन उठाकर बावर्ची खाने की तरफ मुड़ी, तनाविश बोल पड़ी, जी बीबी जी। वो रुक गई। मैं आज की बात को नज़रअंदाज करते हुए आपको तंबिया कर रही हूँ कि इसके बाद अगर मुझे मौका दिया या कोई ऐसी वैसी बात की तो नौकरी से फारिग करवा दूंगी। इसके अलावा आप कर भी कह सकती है, अगर एक गरीब की रोज़ी पर लात मारकर आपको खुशी मिलती है तो आज ही फारिग करा दे बीबी जी। गरीब को भी बोलने की तमीज़ तो होना चाहिए। वो मज़ीद बरहम होने लगी। चले कुछ दिन रह गई तो आपसे तमीज़ भी सीख लूँगी। आम से लहजे में उस पर चोट करते हुए वो बावर्ची खाने की तरफ मुड़ गई। इसके दिमाग की सुई बस इसी बात पर अटकी थी कि वहाँ तनाविश का क़याम 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं होना था। कभी कभी तो ख़ुद तनाविश को भी यही लगने लगता कि बस एक दो दिन की मेहमान है, मगर फिर इसके अंदर एक अनजाना हौसला बेदार होता जो उसे यकीन दिलाता कि कबीर दादा इसे किसी सूरत भी तलाक नहीं देगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में आ गई। बड़ी स्क्रीन की LED को ऑन करके वो धीमी आवाज़ में खबरें सुनने लगी। वो काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही, क्योंकि कबीर दादा ने 10 बजे से पहले जगाने से मना किया था। वो इससे पहले उसे जगाने की हिम्मत तनाविश को भी नहीं हो रही थी। 10 बजे उसे मुलाजमा ख्वाबगाह की तरफ बढ़ती नज़र आई। उसने प्लेट में शीशे का गिलास भी रखा हुआ था।
खाला कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे के करीब रोकते हुए मुस्तफसर सी हुई। साहब को जगाना था। ग्लास में क्या है? नींबू निचोड़े हुए है, ये खट्टा पानी है, उन्हें जगाने में मदद देता है। अच्छा, आप नाश्ता तैयार करें, मैं उन्हें जगा देती हूँ। मुलाजिमा इसरार किए बगैर नींबू पानी का गिलास उसके हवाले करते हुए वापस मुड़ गई। वो ख्वाबगाह में घुस गई। कबीरदादा की भारी सांस इसके गहरी नींद में होने का ऐलान कर रहे थे। इसके साथ बैठते हुए वो चंद लम्हे उसके चेहरे को घूरती रही। मलगज्जी रोशनी में उसका पुर्रौब चेहरा पुरसुकून दिखाई दे रहा था। काश आप पर मेरी मिल्कियत मुतय्यन हो जाए। इसके दिल की गहराइयों में एक तमन्ना जागी और इसका हाथ कबीरदादा के सर की तरफ बढ़ गया। वो इसके घने बालों में मुलायम उंगलियां कंघी की तरह फेरने लगी। इसके भारी सांस मध्यम पड़ने लगे थे और फिर उसने आहिस्ता से आंखें खोली। चंद लम्हे खाली खाली नज़रों से तनाउश को घूरने के बाद उसकी नज़रों का जाविया छत की तरफ मुड़ गया। बालों से हाथ निकालकर तनाउश ने दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा और चाहत से बोली, उठ जाइए ना, 10 बज चुके हैं। वो सर झटकता हुआ उठ बैठा। तनाउश ने फौरन नींबू पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ा दिया। एक ही सांस में खट्टा पानी मादे में उंडेल कर वो गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया था। तनाउश ड्रेसिंग रूम में घुसकर इसके लिए लिबास निकालने लगी। गहरे नीले रंग का सूट अलमारी से निकालकर उसने हैंगर में लटकाया और नाश्ता लेने चली गई। मुलाजिमा नाश्ता तैयार कर रही थी। वो खामोशी से उसे नाश्ता तैयार करते देखती रही। उसने जूं ही नाश्ता तैयार करके ट्रॉली में डाला, वो बोल पड़ी, आप रहने दे खाला, मैं ले जाती हूँ। पीछे हटते हुए बोली, आप पहली लड़की है जो साहब जी के कामों में इतनी दिलचस्पी ले रही है। मेरी माँ ने ये कोशिशें छोड़ दे। कबीर अली खान जैसे आदमी किसी एक के होकर नहीं रह सकते। आज आप है, कल दूसरी होगी और परसों तीसरी। खाला, इंशाल्लाह कल भी मैं ही रहूँगी और परसों भी। कोई दूसरी तीसरी आपको नज़र नहीं आएगी। ये कहते हुए वो ट्रॉली ढकेलते हुए बावर्ची खाने से बाहर निकली। ख्वाबगाह में दाखिल होकर उसने मेज़ पर नाश्ता लगाया और खिड़की के पर्दे हटाकर मलगज्जे अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर दिया। कबीरदादा ड्रेसिंग रूम में कपड़े तब्दील कर रहा था। वो इसी जानिब बढ़ गई। उसे स्लीपिंग सूट संभालते देखकर वो बोला, वैसे इस काम के लिए मुलाजमा मौजूद है, मालूम है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि मुलाजमा के रहम करम पर वो मर्द होते हैं जो कुंवारे हो या जिनकी बीवी या फोहड़ हो। चंद दिनों की बीवी से क्या काम लेना। बालों में कंघी फेरते हुए उसने मुंह बनाया। जब तक नेमत मुयस्सर हो उससे फ़ायदा उठाते रहना चाहिए। सोफ़े की जानिब बढ़ते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, ये गलतफहमी मैं कब की अपने दिमाग से निकाल चुका हूँ कि बीवी नियामत हो सकती है। इसके बैठने तक वो भी उसके पीछे पहुँच गई थी। वो सेब उठाकर दांतों से कतरने लगा। इसके साथ बैठते हुए तनाउश प्लेट से अंडा उठाकर छिलका उतारने लगी। ये काम मैं अपने हाथ से करना पसंद करता हूँ। बेनियाजी से बोली, अच्छी आदत है, लेकिन जब तक मैं मौजूद हूँ आपको ये करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी हर बात मुझे थप्पड़ मारने पर उकसाती है, मगर ये सोच कर रुक जाता हूँ कि 2-3 दिन की मेहमान हो। शायद ये क़याम इतना भी मुख्तसर ना हो। साफ अंडा प्लेट में रखकर उसने दूसरा अंडा उठा लिया। तुम्हारी आदतें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा पड़ा। इसके मज़ीद करीब होते हुए वो इसके बाजू से चिमट गई। आपकी खिदमत करना बुरी आदत है। फिर वही रोमांस, कबीरदादा ने बेजारी भरे लहजे में कहा, मगर उसने तनाविश को दूर नहीं किया था। कमरे के अंदर तो आप इजाज़त दे चुके हैं ना? कब? जूस का गिलास खाली करते हुए उसने हैरानी से पूछा। रात को, जब आप मुझे मुहाफिजों के सामने ऐसा करने से मना कर रहे थे। उस वक्त मैंने कमरे की बाबत दरियाफ्त किया था और आप खामोश रहे थे, और खामोश होने का एक ही मतलब बनता है कि आपको कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम कुछ दिन और यहाँ रही तो मेरे पागल होने में कोई शुबा नहीं रहेगा। वो शरारत से हंसी, ये ना हो मुझे भेजकर दीवाने हो जाए। नाश्ते से हाथ खींचते हुए वो खड़ा हो गया। सिर्फ तुम नहीं, हर खूबसूरत लड़की यही समझती है कि इसके बगैर मर्द नहीं रह पाएगा। वापस किस वक्त लौटेंगे? वो भी इसके साथ ही खड़ी हो गई। इस बारे में जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। कबीरदादा ने दरवाजे की तरफ कदम उठाए। वो जल्दी से बोली, 1 मिनट। अब क्या है? कदम रोकते हुए वो उसकी तरफ मुड़ा। इसके करीब रुककर तनाविश ने ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ा कर उस पर फूंका, अब जाइए। तुम्हारी ये हरकतें मुझे कोफ्त में कर देती है। बेजारी से कहते हुए वो ख्वाबगाह से निकल गया। मुहाफिजों ने गाड़ियां कतार में लगाई हुई थी। एक मुहाफिज ने उसे आते देखकर अगबी नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। कार में बैठते हुए अचानक इसके दिमाग में ख्याल आया, मोहब्बत के दावेदार ने ख्वाबगाह ही से रुखसत कर दिया है। ये सोचते हुए उसकी नज़रें बेख्तियार अंदरूनी इमारत की तरफ
इमारत के दरवाजे की तरफ उठ गई थी। तनाविश दरवाजे से बाहर निकलकर उसी तरफ देख रही थी। बेवकूफ़, खुद कलामी कर के अंदाज में कहते हुए उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। गेट से निकलते हुए एक बार फिर उसने मुड़कर देखा। वो अभी तक वहीं खड़ी उसकी तरफ मुतवज्जा थी। कबीर दादा के रुखसत होते ही तनाविश घर जाने के लिए ड्राइवर को देखने लगी। गैराज में उसे वही सफ़ेद कार खड़ी नजर आ रही थी जिसमें 2 दिन पहले वो घर तक गई थी। इलाही बख्श नामी ड्राइवर उसे घर तक छोड़कर आया था। ड्राइंग रूम में आकर उसने मुलाजमा को आवाज़ दी, राहत खाला बात सुने। जी बीबी। वो बावर्ची खाने से बरामद हुई। इलाही बख्श को कहो गाड़ी लगाए, मैंने घर तक जाना है। बेजारी भरे अंदाज में सर हिलाते हुए वो बाहर निकल गई। इसका इरादा घर से अपने कपड़े वगैरह लाने का था। गोया वो कबीर दादा को भी कहकर नए कपड़े मंगवा सकती थी और उसे यकीन था कि इस बात पर वो बेजारी का इजहार भी ना करता, मगर जाने क्यों वो इसे अपनी किसी भी ज़रूरत के मुतालिक नहीं बताना चाहती थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। आखिर क्या होगा, तनाविश कितने दिन तक कबीर दादा के पास रह पाएगी, क्या उसे कभी बीवी का दर्जा मिलेगा? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।